नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा में मॉड्यूल संख्या 7 हिंदी भाषा शिक्षण की विभिन्न विधाएं एवं उनका शिक्षण भाग 2 में आपका स्वागत करती हूं। आज के व्याख्यान का शीर्षक है व्याकरण शिक्षण की विधियां। इसके पूर्व के व्याख्यान में व्याकरण शिक्षण के तात्पर्य, उद्देश्य, महत्व, पद इन सब पर विस्तार से चर्चा करी है और आज के व्याख्यान में व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत निगमन विधि, आगमन विधि, रूपात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, स्वतः अन्वेषण विधि पर बात करेंगे। साथ ही साथ व्याकरण शिक्षण विधियों की तुलना तालिका की जो विभिन्न विधियां हैं उनके बीच में तुलना कर पाएंगे और व्याकरण शिक्षण के प्रमुख सोपान। व्याकरण शिक्षण की विधियां, व्याकरण शिक्षण की विधियों पर बात करते हैं तो पहली विधि है निगमनात्मक विधि, दूसरी आगमनात्मक विधि, तीसरी रूपात्मक विधि, चौथी संप्रेषणात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि और स्वतः अन्वेषण विधि। तो निगमनात्मक विधि वह शिक्षण पद्धति है जिसमें पहले व्याकरणिक नियम प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस नियम को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण दिए जाते हैं। इस पद्धति में अधिगम की प्रक्रिया नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होती है। जैसे यदि शिक्षक संज्ञा पढ़ा रहा है तो वह पहले परिभाषा बताएगा। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण का बोध कराता है और उसके पश्चात राम, गंगा, पुस्तक, मंदिर जैसे उदाहरण देकर विद्यार्थियों से उन पर आधारित अभ्यास कराएगा। यह विधि विद्यार्थियों के तार्किक बोध को केंद्र में रखती है, जहां पहले नियम को बौद्धिक रूप से स्वीकार किया जाता है और फिर व्यवहार में उतारा जाता है। अर्थात निगमनात्मक विधि निगम या नियम से जो शुरू हो रहा है, जहां पर हम लोग पहले नियमों की बात करते हैं और तत्पश्चात उदाहरणों पर आते हैं, तो वह विधि हमारी निगमनात्मक विधि कहलाती है। इस विधि का लाभ यह है कि ये समय की दृष्टि से प्रभावी है, विशेषकर परीक्षा भावी कक्षाओं में जहां परिभाषा और नियमों का स्पष्ट ज्ञान अपेक्षित होता है। किंतु इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। ये विद्यार्थियों की रचनात्मकता, खोज आधारित अधिगम और अनुभव से सीखने की प्रवृत्ति को सीमित कर सकती है, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर जहां अनुभव जन्य शिक्षण अधिक उपयुक्त माना गया है। निगमनात्मक विधि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? निगमनात्मक विधि का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाना उपयुक्त होता है जहां विद्यार्थी अपेक्षाकृत उच्च कक्षा में हो और व्याकरण के प्रति उनका प्रारंभिक बौद्धिक विकास हो चुका हो, जिससे वे पहले बताए गए नियम को तर्क पूर्वक ग्रहण कर सकें और उदाहरणों के माध्यम से उसे व्यवहार में ला सकें। अर्थात उच्च कक्षाओं में जहाँ पर हम नियम को बता देते हैं और विद्यार्थी उन नियमों को भली भांति समझ जाते हैं, फिर वो स्वयं से भी उदाहरण उसके प्रस्तुत कर सकते हैं या शिक्षक नियमों को बताने के बाद फिर उदाहरणों पर आता है। इस विधि की विशेषता यह है कि यह संगठित, सटीक और तर्कशील अधिगम को बढ़ावा देती है। मतलब इस तरह का अधिगम हो जाता है जो सटीक होता है, तर्कशील होता है और संगठित होता है। और इसके माध्यम से जो भी अधिगम होता है वो ऐसा अधिगम होता है कि नियम से चीजें सीखी जाती हैं या अवधारणा सीखी जाती है तो उसको भूलना असंभव सा होता है, जिससे विद्यार्थी भाषा की संरचना या नियमों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए नियम यह है कि क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के होने, करने या होने की स्थिति को व्यक्त करता है। मतलब किसी के कार्य के होने, कार्य हो रहा है, कार्य किया जा रहा है या होने की स्थिति को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए राम खेलता है, सीता पढ़ रही है, वे बाजार गए। मतलब नियम को पहले यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, फिर उससे संबंधित उदाहरणों को बताया गया है। तो शिक्षक पहले परिभाषा समझाता है और फिर इन वाक्यों में क्रिया पहचानने को कहता है। आगमनात्मक विधि जो कि निगमनात्मक विधि की विपरीत है।
आगमनात्मक विधि को एग्जाम्पल टू रूल अप्रोच भी कहा जाता है कि एग्जाम्पल से रूल की ओर बढ़ना, उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ना। यह विधि विद्यार्थियों के लिए व्याकरण को एक खोजपरक, विचारोत्तेजक और सहभागिता प्रधान प्रक्रिया बना देती। जो विचार हैं उनको व्याकरण को विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी प्रक्रिया बनाती है जो वास्तव में वो कुछ खोज करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके अंदर एक उत्तेजना आती है कि वो नियमों को, कि जो उदाहरणों से शुरू हो रहा है उसके आधार पर नियमों को खुद विकसित करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस विधि में शिक्षक पहले विद्यार्थियों को कई उदाहरण देता है, कई उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करता है और फिर उन उदाहरणों में विद्यमान जो समानताएं हैं, नियम हैं या विशेषताएं हैं, उनकी खोज करने को कहते हैं। वो खुद विद्यार्थी खुद ढूंढे कि जो उनके सामने नियम आएगा तो जो उससे पूर्व में उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, तो कहाँ पर हमें उन उदाहरणों में समानताएं दिखाई दे रही हैं, कहाँ पर एक जैसी विशेषताएं दिखाई दे रही, कौन से नियम समझ में आ रहे हैं, तो विद्यार्थी स्वयं उसको ढूंढने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए यदि संज्ञा पढ़ाई जा रही है तो शिक्षक बिना परिभाषा बताए कुछ शब्दों को लिख देता है। राम, दिल्ली, पुस्तक, गंगा, और पूछता है कि इन सभी में क्या समानता है। विद्यार्थी जब उत्तर देते हैं कि ये सभी किसी नाम या स्थान का बोध कराते हैं, तो शिक्षक उन्हें बताता है कि ऐसे शब्द जो स्थान, नाम या किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं तो उनको संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में विद्यार्थी नियम को स्वयं खोजते हैं, जिससे यह दीर्घकालीन स्मृति स्थायी रूप से अंकित होता है। अर्थात ये इसके माध्यम से जो सीखने का कार्य होता है वो बहुत अधिक देर तक के या अधिक समय तक के स्मृति में विद्यमान रहता है। यह विधि विद्यार्थियों की निरीक्षण क्षमता, तर्क शक्ति और खोज परक प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करती है। साथ ही यह पद्धति बौद्धिक सहभागिता को भी बढ़ावा देती है। यह विधि विशेष रूप से बाल कक्षाओं में अधिक उपयोगी सिद्ध होती है क्योंकि वहां रटंत प्रणाली की अपेक्षा अनुभवात्मक अधिगम अधिक प्रभावी होता है। अर्थात निरीक्षण क्षमता, तर्क शक्ति और खोज प्रवृत्ति तो बढ़ती है, साथ ही जब वो एक जैसे शब्द उनके सामने प्रस्तुत होते हैं या वस्तु प्रस्तुत होती है तो विद्यार्थी उसमें रुचि भी लेते हैं और उसके आधार पर वो समानताएं और विषमताएं ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। तो इस प्रकार से आगमनात्मक विधि हमारी उदाहरण से नियम की ओर बढ़ती है। आगमनात्मक विधि का प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाना चाहिए जब विद्यार्थियों की उम्र कम हो, उनकी जिज्ञासा तीव्र हो और जहां विषय वस्तु को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना हो। इस विधि की मुख्य विशेषता ये है कि यह विद्यार्थियों को केवल ज्ञान ग्रहण करता नहीं बल्कि ज्ञान निर्माता के रूप में विकसित करती है। मतलब ज्ञान के ग्रहणकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि विद्यार्थी स्वयं उस ज्ञान का निर्माता है, उस ज्ञान को बनाने वाला है, नियम को ढूंढने वाला है, नियम को विकसित करने वाला है, जिससे व्याकरण शिक्षण एक सहभागी, खोजपरक और दीर्घकालीन अधिगम प्रक्रिया बन जाती है। उदाहरण के लिए वाक्य प्रस्तुत करें। राम, गंगा, दिल्ली, स्कूल, पुस्तक। प्रश्न है कि इन शब्दों में क्या समानता है। विद्यार्थियों के द्वारा जो उत्तर प्राप्त हो रहा है ये सब किसी नाम या वस्तु को दर्शाते हैं, मतलब किसी नाम को दर्शा रहे हैं, स्थान के नाम को दर्शा रहे हैं या वस्तु के नाम को दर्शाते हैं। निष्कर्ष ये संज्ञा है। नियम क्या निकाला? विद्यार्थी स्वयं खोज रहे हैं कि संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है। रूपात्मक विधि में शिक्षक पहले कुछ छोटे सामान्य व्यवहारिक वाक्यों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है जो भाषा के विशेष ढांचों पर आधारित होते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, वह पढ़ती है, हम गाते हैं आदि। अर्थात इस तरह की छोटे सामान्य और व्यवहारिक जो वाक्य हैं वो विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। छोटे छोटे वाक्यों को विद्यार्थियों के सामने रखे जाते हैं और इन वाक्यों से विद्यार्थी को ये सिखाया जाता है कि इन क्रियाओं का वचन, काल और लिंग के अनुसार कैसे प्रयोग हो रहा है या उसमें कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस विधि की विशेषता यह है कि यह भाषा को व्याकरण से जोड़ती नहीं बल्कि व्याकरण को भाषा से जोड़ती। मतलब जो व्याकरण है
उससे भाषा को नहीं जोड़ती बल्कि व्याकरण को भाषा से जोड़ती है। अर्थात विद्यार्थी पहले बोलते और समझते हैं, फिर नियम को अनुभव करते हैं। मतलब उनके सामने छोटे छोटे शब्दों को रख दिया जाता है और उसमें से क्रिया, विशेषण, कर्ता इन सबको पहचानने के लिए कहा जाता है। तो स्वयं से एक संगठित वाक्य उनके सामने प्रस्तुत है और उसको वो अलग अलग खंडों में जो व्याकरण के विषय हैं उसको अलग अलग खंडों में उसके अनुसार उसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा को ये व्याकरण से नहीं जोड़ी बल्कि व्याकरण से भाषा हमारी कैसे बन रही है, एक सुसंगठित भाषा, एक सौंदर्यपूर्ण भाषा का कैसे निर्माण हो रहा है, इससे विद्यार्थी परिचित होते हैं। यह विधि बच्चों के अधिगम व्यवहार में व्याकरण की भूमिका को सहज, प्राकृतिक और संवादात्मक बनाती है। विद्यार्थियों को भाषा का प्रयोग करने की प्रक्रिया में ही व्याकरण का ज्ञान हो जाता है। मतलब जब वो भाषा का प्रयोग करते हैं तभी से उनको व्याकरण का ज्ञान हो जाता है, जो अधिगम को दीर्घकालिक और स्थायी बनाता है। इससे भाषा केवल कक्षा की वस्तु नहीं रह जाती बल्कि पूर्ण जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। रूपात्मक विधि का प्रयोग। रूपात्मक विधि का प्रयोग भाषा को संप्रेषण और व्यवहार से जोड़ने में किया जाता है। जो हम संप्रेषण स्थापित करते हैं भाषा के माध्यम से उसमें, और संप्रेषण और जो हम व्यवहार करते हैं उसको दोनों को जोड़ने में, मतलब उस व्यवहार के अनुसार संप्रेषण होता है या नहीं, इसको देखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मौखिक संप्रेषण, संवाद निर्माण या रचनात्मक लेखन सिखाने की स्थिति में, मतलब मौखिक रूप से कैसे संप्रेषण करना है, एक दूसरे के साथ संवाद कैसे स्थापित करना है, और एक रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, उपन्यास लेखन की कैसे लिखा जाना है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, उसके लिए इस विधि की विशेषता यह है कि ये व्याकरण को कृतित्व से जोड़ती है, अर्थात परफॉर्मेंस, कैसे हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे जोड़ती है, जिससे विद्यार्थी प्रयोग करते करते ही भाषा के ढांचे को आत्मसात कर लेते हैं और भाषा का स्वाभाविक प्रयोग सीखते हैं। मतलब जब हम प्रदर्शन करते हैं, कार्य करते करते हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं और उसके सही रूप को पहचानने और समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, वह खाता है, हम खाते हैं। विद्यार्थियों से पूछे क्रिया में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हूँ, हो, है, हैं। वे देखेंगे कि वचन और कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदल रहा है। जहां पर मैं की बात आ रही हूँ वहां पर हूँ, जहां तुम हो वह एक की बात हो रही तो है, लेकिन हम जहां पर एक से अधिक की बात आ रही है वहां पर हैं। यह विधि वाक्य रचना और क्रिया के ढांचे को समझाने के लिए उपयुक्त है। संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषणात्मक विधि में शिक्षक व्याकरण को सीधे सीधे नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसे किसी संवाद, कथन, भूमिका अथवा लेखन कार्य के माध्यम से विद्यार्थी के समक्ष रखता है। उदाहरण के लिए, यदि वचन पढ़ाना हो तो शिक्षक विद्यार्थियों को संवाद देने के लिए कहे, मैं स्कूल जा रहा हूँ और हम स्कूल जा रहे हैं, और फिर उनसे ये जानने का प्रयास करें कि वाक्य क्यों और कैसे बदले। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सीधे सीधे नियम उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, बल्कि किसी संवाद के माध्यम से, किसी कथन के माध्यम से या भूमिका के माध्यम से या जो लेखन कार्य है उसके माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष जो है वो रखे जाते हैं, छोटे छोटे से वाक्य रखे जाते हैं, और उदाहरण उसी से ही विद्यार्थी जो है वो नियमों को समझने का प्रयास करता है। कि वचन पढ़ाना है तो विद्यार्थियों के सामने कि अगर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ज्ञान हमें बच्चे को देना है, और व्याकरण का उद्देश्य है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के वचनों से परिचित कराना और विभिन्न प्रकार के जो वचन है या वचन की परिभाषा से परिचित कराना और वचन के प्रकारों से परिचित कराना। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम विद्यालय जा रहे हो, और या कि वे विद्यालय जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं, मैं, तुम और वे। मैं का मतलब एक से संबंधित है, तुम
दूसरे से संबंधित है और वे बहुवचन से संबंधित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से विद्यार्थी के सामने वाक्य रखे जा रहे हैं। छोटे-छोटे वाक्यों से हम इसका प्रारंभ कर सकते हैं और फिर थोड़े से कठिन वाक्यों की ओर या ज़्यादा अधिक शब्दों से बने वाक्यों की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। तो जिससे कि विद्यार्थी स्वयं इस चीज़ को पहचानने का, समझने का प्रयास करेगा कि वाक्य में क्यों और कैसे बदले, कि जो वाक्य बदल रहा है वो क्यों बदल रहा है और कैसे बदल रहा है। विद्यार्थी स्वयं संप्रेषण की आवश्यकता के अनुसार व्याकरणिक ढांचे को पहचानते हैं। इस विधि में भूमिकाएं, समूह वार्तालाप, पत्र लेखन, संवाद निर्माण आदि गतिविधियों के माध्यम से व्याकरण को भाषा व्यवहार से जोड़ा जाता है। संप्रेषणात्मक विधि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और भाषा प्रयोग की स्वाभाविकता को भी प्रोत्साहित करती है। मतलब आत्मविश्वास को बढ़ाती है, रचनात्मकता को बढ़ाती है और जो स्वाभाविकता है भाषा प्रयोग करने की, जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से करते हैं। स्वयं से समझ में आ जाता है कि व्याकरण के अनुसार या संदर्भ के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार या अपने भावों की अभिव्यक्ति के अनुसार किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना और उसमें कौन सा व्याकरणिक तत्व वहां पर सम्मिलित होगा। तो एक स्वाभाविकता का समावेश हमें वहां पर दिखाई देता है। इसमें त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है। जो त्रुटियां हैं वो हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हों विद्यार्थियों के संदर्भ में, विद्यार्थियों के की तरफ से, लेकिन फिर भी उन त्रुटियों अपने आप ही उन त्रुटियों का समाधान होता जाता है और विद्यार्थी जो है वो एक सटीक और एक उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना, व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग करना सीख जाते हैं। अर्थात ये विधि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सहजता, रुचि और सहभागिता को भी जन्म देती है। संप्रेषणात्मक विधि का प्रयोग। संप्रेषणात्मक विधि का प्रयोग विशेष रूप से वहां किया जाता है जहां भाषा अधिगम को व्यवहारिक बनाना हो और विद्यार्थियों को संवाद, अभिव्यक्ति व संप्रेषण में दक्ष बनाना हो। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये व्याकरण को जीवनोपयोगी संप्रेषण कौशल से जोड़ती है, जिससे विद्यार्थी भाषा को न केवल समझते हैं बल्कि आत्मविश्वास पूर्वक बोलते और अभिव्यक्त या लिखते भी हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि एक भूमिका, एक विद्यार्थी डॉक्टर बने और दूसरा उसका मरीज बने। मतलब एक भूमिका निर्वाह का काम चल रहा है, एक स्वयं डॉक्टर के रूप में और दूसरा उसके मरीज के रूप में है। संवाद स्थापित कैसे होगा? मरीज कहेगा मुझे बुखार है, डॉक्टर आपको दवा लेनी होगी। अब इन संवादों से काल, सर्वनाम, क्रिया पहचानने का कार्य कराया जाएगा कि लेनी होगी जो कि भविष्य काल से संबंधित है। आपको एक बताया जा रहा है कि वचन की भी बात हो रही है। इन सब यह विधि व्याकरण को वास्तविक जीवन की भाषा प्रयोग से जोड़ती है। मतलब जिस प्रकार से हम लोग दैनिक जीवन में वार्तालाप करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। अगर हम शिक्षक और विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थी मुझे ये पाठ समझ में नहीं आया, शिक्षक आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है ये प्रेजेंट से संबंधित है, वर्तमान से संबंधित है और अगर आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है तो आपको अधिक मेहनत करनी होगी। ये भविष्य से संबंधित हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो दैनिक वार्तालाप चलते हैं संप्रेषणात्मक विधि, उस संप्रेषण, जब हम संप्रेषण स्थापित करते हैं और संप्रेषण के लिए विभिन्न कथनों का प्रयोग करते हैं तो ये विधि उसी से ही संबंधित है, जिससे कि विद्यार्थी स्वयं से शब्दों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं, किस काल, वचन के अनुसार कर रहे हैं, इसको समझते हैं और इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में व्याकरणिक नियमों को किसी संवादात्मक, व्यवहारिक या कार्यपरक गतिविधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जो भी व्याकरण है उन नियमों को किसी संवादात्मक, व्यवहारिक और कार्यपरक जो गतिविधियां हैं उनसे प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि विद्यार्थी को काल पढ़ाया जाना, मतलब काल के बारे में जो 3 काल हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तो शिक्षक उससे पत्र लिखने, निमंत्रण देने या डायरी लेखन जैसे वास्तविक संदर्भ में भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो प्रयोगात्मक, जहां पर हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, उनको काल के बारे में बताना है, वचन के बारे में बताया है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताना है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी लिखें जहां पर नाम के किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का नाम आ रहा है तो वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसके स्थान पर हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से वो लिखिए जहाँ पर पुनरावृत्ति न होने पर और भावों की अभिव्यक्ति भी हो। तो इस तरह से लेखन कार्य करवा सकते हैं। और तो वास्तविक संदर्भ में भाषा प्रयोग करने के लिए उसको हम प्रेरित करते हैं। इससे वह स्वाभाविक रूप से समझने भी लगता है कि वर्तमान, भूतकाल या भविष्य काल का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। इसी प्रकार व्याकरणिक बिंदुओं को रिपोर्ट लेखन, संवाद लेखन, समाचार वाचन या विद्यालयीय घोषणाओं से प्रयुक्त कराना भी इस विधि का एक अंग है। यह विधि विद्यार्थियों में भाषा को व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली जीवंत शक्ति के रूप में स्थापित करती है। मतलब ये विधि जो है वो विद्यार्थियों को भाषा को, विद्यार्थियों में जो भाषा है उसको व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली, क्योंकि वो व्यवहार में जो भी वार्तालाप या संप्रेषण कर रहा है वो भाषा के माध्यम से कर रहा है, तो एक जीवंत शक्ति के रूप में भाषा को स्थापित करती है। इसमें व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारने का अवसर भी व्यवहार के माध्यम से ही मिलता है, अर्थात उसका बार बार हमें व्यवहार में प्रयोग करने का अवसर मिलता है जिससे कि हम उन त्रुटियों को सुधार सकें, जिससे अधिगम अधिक स्थायी बनता है। प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग वहां विशेष रूप से उपयुक्त होता है जहां व्याकरण को संवाद, लेखन, प्रस्तुति या सामाजिक व्यवहार के माध्यम से प्रयोग में लाने की आवश्यकता हो। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह व्याकरण को क्रियाशील संदर्भ में रखती है, जिससे विद्यार्थी केवल नियमों के ज्ञाता नहीं बल्कि भाषा के कुशल प्रयोगकर्ता बनते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए कि कार्य आवेदन पत्र लिखवाना, ये विद्यार्थियों को कार्य दिया गया है कि वे आवेदन पत्र लिखें। मैं विद्यालय का एक नियमित विद्यार्थी हूँ, मुझे 3 दिनों की छुट्टी चाहिए, अर्थात एक नियमित विद्यार्थी हूँ और मुझे 3 दिनों की अवकाश चाहिए। तो इस प्रक्रिया में विद्यार्थी वचन, काल, क्रिया, सर्वनाम आदि का प्रयोग कर रहा होता है। शिक्षक केवल ये इंगित करता है कि कैसे भाषा का प्रयोग जो है वो व्याकरण से जुड़ता है, कि चाहिए, हूँ, तो इसके अनुसार हमारे शब्द कैसे बदल रहे हैं और वचन के अनुसार, काल के अनुसार शब्दों का प्रयोग बदल जा रहा है। स्वतः अन्वेषण विधि को अंग्रेजी में डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य केवल सहायक का होता है, न कि व्याख्याता का। यह विद्यार्थियों के सामने विभिन्न प्रकार की भाषिक सामग्री, उदाहरण, अनुच्छेद, संवाद या दृश्य प्रस्तुत करता है और फिर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसमें निहित व्याकरणिक नियम, रूपांतरण या संरचना को स्वयं पहचानें। उदाहरण के लिए यदि विशेषण पढ़ाना है तो शिक्षक विद्यार्थियों को यह वाक्य दे सकता है, लाल फूल खिला है, मीठा फल स्वादिष्ट है, लंबा पेड़ झुका हुआ है, अर्थात उनसे पूछे कि इनमें विशेष शब्द कौन सा है जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। विद्यार्थी जब स्वयं पहचानता है कि लाल, मीठा, लंबा जैसे शब्द विशेषण हैं, तब नियम को समझना उसके लिए सहज, अर्थपूर्ण और स्थायी बन जाता है। अर्थात स्वतः अन्वेषण का मतलब स्वयं से अन्वेषित करना। वाक्य सामने प्रस्तुत है और वाक्य में उसकी विशेषता किसी एक शब्द के माध्यम से बताई जा रही है, तो स्वयं विद्यार्थी समझ जाता है कि ये फल कैसा है, मीठा फल है, या नींबू कैसा है, नींबू खट्टा है। और इस तरह से वो किसी भी वाक्य से जो वाक्यों में शब्दों का प्रयोग हुआ है, व्यक्ति सुंदर है, मोहन परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ, मेहनती है, तो मेहनती शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो वो स्वयं समझ जाता है कि जहां पर हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में, वाक्य या वस्तु के संदर्भ में उसकी हम एक खूबी को वर्णित करते हैं तो वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो स्वयं से विद्यार्थी उस तक पहुंचने का काम करते हैं। यह विधि विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और भाषिक संवेदनशीलता को उन्नत करती है। यह विधि सक्रिय अधिगम को भी बढ़ावा देती है, जिसमें भाषा केवल पाठ्य वस्तु नहीं, अभ्यास और अन्वेषण का माध्यम भी बनती है। स्वतः अन्वेषण विधि का प्रयोग विशेष रूप से उन स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विद्यार्थियों की जिज्ञासा प्रबल हो, कक्षा संवादशील हो और अधिगम को रचनात्मक एवं खोजपरक बनाना उद्देश्य हो। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य हैं, अच्छा लड़का, सुंदर बाग, मीठा फल।
अब इसके माध्यम से जो प्रश्न किया जा सकता है वो इस प्रकार से है कि ये कौन से शब्द हैं जिसकी विशेषता बता रहे हैं। तो विद्यार्थी जो होगा वो उत्तर देगा कि ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अच्छा, लड़का कैसा है? अच्छा। बाग कैसा है? सुंदर। फल कैसा है? मीठा। तो ये सब किसी संज्ञा की विशेषता को बताने वाले शब्द हैं। तो शिक्षक कहेगा कि इसको ही हम लोग विशेषण कहते हैं। अर्थात नियम विद्यार्थियों ने स्वयं खोजा, इसलिए स्वतः अन्वेषण कहलाता है। व्याकरण शिक्षण विधियों की तुलना तालिका से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से विधि का जो नाम है, फिर शिक्षण क्रम कैसे चलेगा और शिक्षक की भूमिका क्या होती है और विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है। तो पहली विधि में अगर हम देखें, निगमनात्मक विधि में जो शिक्षण क्रम है वो नियम से उदाहरण की ओर चल रहा है और शिक्षक जो है वो सूचक व व्याख्याता के रूप में होता है और विद्यार्थी जो है वो नियम को ग्रहण करने के रूप में होता है। आगमनात्मक विधि में जो उदाहरण से नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है और विद्यार्थी नियम के खोज करने के लिए अर्थात नियम खोजकर्ता के रूप में होता है। रूपात्मक विधि संरचना आधारित वाक्य से व्याकरणीय बोध की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका जो होती है वो संरचना को प्रस्तुत करने के रूप में होती है, अर्थात संरचना प्रस्तुतकर्ता के रूप में होता है और विद्यार्थी जो है वो रूप अभ्यास करता, मतलब जो भी उसके सामने प्रस्तुत किया गया उसका अभ्यास करता, उसके अभ्यास करने वाला वो होता है। संप्रेषणात्मक विधि, इसमें जो शिक्षण क्रम चलता है संप्रेषणिक गतिविधि से व्याकरणिक प्रयोग, जो संप्रेषणीय गतिविधियां चल रही हैं उनसे हम व्याकरणिक प्रयोग की ओर बढ़ते हैं और शिक्षक की भूमिका एक संचालक व प्रोत्साहक के रूप में होती है और विद्यार्थी जो है वो संचालक व प्रोत्साहक भी होता है। प्रयोगात्मक विधि, जो शिक्षण क्रम चलता है इसमें कि व्यवहारिक संदर्भ से व्यवहारिक रूप से विभिन्न वाक्यों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, संदर्भ के अनुसार हम लोग वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं और उनमें नियम छिपे हुए हैं, तो उसके माध्यम से हम व्याकरणिक तत्वों की ओर बढ़ते हैं। और शिक्षक की भूमिका जो है वो एक संदर्भ प्रदाता के रूप में होती है और विद्यार्थी की भूमिका भाषा प्रयोगकर्ता, क्योंकि वो भाषा का प्रयोग करता है इसलिए उसकी भूमिका भाषा प्रयोगकर्ता के रूप में होती है। स्वतः अन्वेषण विधि में जो शिक्षण क्रम है वो उदाहरण व विश्लेषण से नियम की ओर बढ़ना, उदाहरण दिए जा रहे हैं उसको विश्लेषित किया जाता है और फिर नियमों की ओर बढ़ा जाता है। शिक्षक एक सहायक व प्रेरक के रूप में होता है और विद्यार्थी जो है वो खोजकर्ता व विश्लेषक के रूप में होता है। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रणाली और विधि है जिस पर हम लोग बात करते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली, इस प्रणाली में भाषा पर अधिकार रखने वाले लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती हैं, अर्थात जिन लेखकों का भाषा पर अधिकार है, जो बहुत अधिक अच्छी तरह से लेखन कार्य करते, तो उनके द्वारा जो भी रचनाएं हैं उनको पढ़ाया जाता है और इस प्रकार छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली से केवल व्यवहारिक व्याकरण शिक्षा दी जाती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन प्रणाली का ही सहारा लेना होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रणाली से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने में बहुत अधिक समय लगता है या शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण शुद्धता में कमी होना स्वाभाविक हो जाता है। बिना विवेचन के आत्मविश्वास भी नहीं होता और आत्मविश्वास के अभाव में भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं होती। इस प्रकार व्याकरण शिक्षण की ये प्रणाली जो है वो सहायक तो हो सकती है, लेकिन अपने में पूर्ण न होने के कारण इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। समवाय प्रणाली वो है जहाँ पर व्याकरण की शिक्षा समवाय के रूप में दी जाती है, अर्थात व्याकरण की शिक्षा पृथक रूप से न दे करके, बल्कि जब हम गद्य शिक्षण करते हैं, रचना शिक्षण करते हैं या पद शिक्षण करते हैं, तो उस समय जो भी वाक्य आते हैं या अनुच्छेद आते हैं तो उन वाक्यों में शब्द छिपा हुआ है, तो उसके माध्यम से ही हम व्याकरण के नियमों को भी बताते चलते हैं। इसमें पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कराते समय अध्यापक व्याकरण के नियमों को उपयुक्त प्रसंग के साथ भी बताता है कि जो भी शब्द या काल, क्रिया, समास, संधि, अलंकार, रस, ये सब प्रयोग किए गए हैं तो इनके पीछे क्या, इनका संदर्भ क्या है, किस प्रसंग से इन सब का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी कारण से इसे स्वाभाविक तथा रोचक विधि भी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्वाभाविक समस्या उत्पन्न होती है और तभी उसका समाधान बता दिया जाता है।
व्यवहारिक व्याकरण विधि, व्यवहारिक व्याकरण में संरचनाओं का वर्णन ही व्याकरण है। अर्थात जो संरचनाएं हैं, जब उसका हम वर्णन, किस प्रकार से वाक्यों की संरचना हुई है, शब्दों की संरचना किस प्रकार से हुई है, तो जब हम इसका वर्णन करते हैं तो वही व्याकरण है। इसमें बताया जाता है कि व्यवहारिक व्याकरण में नियमों को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा प्रयोग और अभ्यास पर ही बल दिया जाता है और प्रयोग के आधार पर आवश्यक नियम भी बता दिए जाते हैं। व्यावहारिक व्याकरण में अभ्यास शिक्षण का आधार है। अगर हम व्यावहारिक व्याकरण की बात करें तो जो नियमित अभ्यास है वो ही शिक्षण का आधार बनता है, क्योंकि जैसे कि किसी शुद्ध वाक्य का प्रयोग हम कर रहे हैं और उसी तरह के वाक्यों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अभ्यस्त, उसके विद्यार्थी अभ्यस्त हो जाते हैं। और अगर उनके सामने अशुद्ध वाक्य आता है तो वो तुरंत उसकी त्रुटि को समझ लेते हैं और उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर व्याकरणिक नियम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये वाक्य अशुद्ध है, मात्रा संबंधी अशुद्धि है या काल संबंधी अशुद्धि है या रस संबंधी अशुद्धि है, तो इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। और ये अभ्यास रोचक एवं आकर्षक विधि द्वारा बालकों से कराया जाता है। जो अभ्यास है वो बालक से ही कराया जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये विधि बालक केंद्रित है या विद्यार्थी केंद्रित है, जिससे बालक स्वयं ही तत्संबंधित विषय भी सीख लेते हैं। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण केवल भाषिक नियमों का अनुप्रयोग नहीं, बल्कि भाषा के वैज्ञानिक, संप्रेषणात्मक और रचनात्मक पक्ष को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी है। इसके लिए शिक्षकों को केवल विषय वस्तु का ज्ञान नहीं, अपितु उपयुक्त शिक्षण विधियों और पदों का व्यवहारिक समन्वय करना होता है। प्रत्येक विधि का अपना उद्देश्य, प्रक्रिया और प्रभाव होता है। निगमनात्मक विधि जहाँ स्पष्टता और समयबद्धता पर बल देती है, वही आगमनात्मक विधि विद्यार्थी की जिज्ञासा और सोचने की क्षमता को उभारती है। रूपात्मक विधि भाषा की संरचना को समझने में सहायक होती है, जबकि संप्रेषणात्मक विधि भाषा के जीवंत प्रयोग को प्राथमिकता देती है। प्रयोगात्मक विधि भाषा को व्यवहारिक संदर्भ से भी जोड़ती है और स्वतः अन्वेषण विधि अधिगम को खोज परख और सक्रिय बनाती है। अतः निष्कर्षता निकालना यथोचित है कि व्याकरण शिक्षण की सफलता विधियों के विवेकपूर्ण चयन, संतुलन एवं कक्षा स्थिति के अनुसार अनुकूलन में नहीं थे। मतलब जब हम यथा स्थिति या कक्षा की जो स्थिति है और शिक्षण का जो उद्देश्य लेकर के चले हैं, व्याकरण पढ़ाने के लिए शिक्षण का जो उद्देश्य लेकर के चले हैं, उसके अनुसार इन विभिन्न विधियों में से जो उपयुक्त विधि उसके संदर्भ में लगे, उसका जब हम प्रयोग करते हैं, विवेकपूर्ण चयन करते हैं, तो हमारा व्याकरण शिक्षण फलीभूत होता है और हम जिस उद्देश्य के साथ शिक्षण कर रहे हैं, व्याकरण को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो पाती है। एक शिक्षक जितना इन्हें आत्मसात करता है, उतना ही व्याकरण एक जीवंत, रुचिकर और प्रभावशाली विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा करी गई है और इन विधियों का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार, कक्षा अनुसार, जो हमारे अपने विद्यार्थी हैं वो किस कक्षा के हैं, उनका मानसिक स्तर कैसा है और क्या सिखाना हम चाहते हैं, व्याकरण के कौन से नियम को, कौन से विषय को उनको बताना चाहते हैं, उसके अनुसार इन विभिन्न विधियों में से आवश्यकता अनुसार विधियों का प्रयोग किया जा सकता है और अपने व्याकरण शिक्षण को संभव बनाया जा सकता है। धन्यवाद।